नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 8 कृषि क्षेत्र। विद्यार्थी मित्रों, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय में हम आज दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने संस्थाकीय सुधार देखा। अब इस दूसरे भाग में हम टेक्नोलॉजिकल सुधार और अन्य उपाय की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अन्य सुधार की अगर हम बात करें तो आप देखिए ध्यान से, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। टेक्नोलॉजिकल सुधार में संस्थाकीय सुधार की तुलना में टेक्नोलॉजिकल सुधार अधिक सरल और तीव्र लाभ देने वाला है। कैसा है? तीव्र लाभ है देने वाला है। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है उन्नत किस्म के बीज। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उन्नत किस्म के बीज मतलब सुधरे हुए बीज। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि ये सुधरे हुए बीज या उन्नत किस्म के बीज को संकर जाति का बीज भी कहा जाता है। अब संकर जाति का बीज कैसे कहा जाता है, हम उसे समझें। देखो यहाँ पे मैंने वैज्ञानिक पद्धति लिखा हुआ है। तो वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए बीज अधिक उत्पादन देने में सामर्थ्य होते हैं। क्या होते हैं? जिसे हम हाइब्रिड बीज के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके घर में जो भी खेती होती है, आपके घर पे गाँव में आपके पिताजी, दादाजी, चाचा या जो भी मजदूरों के द्वारा खेती की जाती है, उसमें आज के समय में दो प्रकार की खेती होती है। मेरे घर पे तो होती है। एक, अगर हमें स्वयं जिस गेहूं का उपयोग करना है, जिस चावल का उपयोग करना है, वह हम अलग खेत में उसका उत्पादन करते हैं, अच्छी क्वालिटी का हमको खाना है ना। और जो हम बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, उसका उत्पादन हम अलग खेत में करते हैं। क्यों? वह हाइब्रिड बीज होता है। कम समय में, कम लागत में, कम मजदूरी में अधिक उत्पादन हो। तो जब हम कोई चीज़ बेचने लेकर जाते हैं तब वह वजन में बिकता है। किसमें? किलोग्राम, क्विंटल, टन में बिकता है। तो अगर उदाहरण का एक हम उदाहरण लें कि मान लो कि गेहूँ 20 रुपये किलो और गेहूँ एक मैं भी बेचने के लिए लेकर गया हूँ और आप भी बेचने के लिए लेकर आए हो। अब तो गेहूँ है। क्या है? गेहूँ तो गेहूँ है, ठीक है। तो आपको भी 20 रुपये मिलेगा और मुझे भी 20 रुपये मिलेगा। लेकिन गेहूँ तो गेहूँ है, लेकिन उन दोनों गेहूँ में अंतर क्या है? उन दोनों गेहूँ में अंतर ये है कि मेरा जो गेहूँ है वो रेड कलर का है। अगर रेड कलर का गेहूँ होगा तो उसकी हाइब्रिड बीज के द्वारा अगर उसका उत्पादन हुआ होगा तो उसकी रोटी कड़क बनेगी, मुलायम नहीं होगी। आपका गेहूं अच्छा है, आपको पता नहीं है हाइब्रिड बीज क्या होता है। आपका गेहूं अच्छा है, वाइट टुकड़ी का गेहूं है, आपको भी उतना ही पैसा मिला। तो इसलिए आज के आधुनिक समय में जो किसान अनाज का उत्पादन करके विक्रय करते हैं, वह स्वयं के खाने के लिए अलग और बाजार में बेचने के लिए अलग प्रकार का उत्पादन करते हैं, ताकि कम लागत, कम समय, कम मेहनत मजदूरी में अधिक उत्पादन हो सके और अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, फसल तीव्र तैयार करना, रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने में ये बीज सक्षम होते हैं। अनाज उत्पादन के क्षेत्र में हुई असाधारण वृद्धि को कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? बीज क्रांति। राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय, ये उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने को उच्च अग्रिमता प्रदान करते हैं। उन्नत किस्म के बीज मतलब जो रासायनिक सुधरे हुए बीज हैं, उनका बढ़ावा करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए ये क्या करते हैं? अग्रिमता प्रदान करते हैं। कौन? राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति के द्वारा, राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये क्या किया जाता है? बीजों को विकसित करने का उच्च स्थान दिया। दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक खाद। आज हम जो खाद खा रहे हैं, मतलब जो खाद हम अनाज को दे रहे हैं, वही खाद हम खुद खा रहे हैं। प्राचीन समय में हमारे घर पे बाप दादा जो थे, वे प्राकृतिक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करते थे। और आप अपने घरों में देख रहे हैं कि वह 100, 120, 95 साल तक जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे दवाई नहीं खाते थे।
जंतुनाशक दवाई नहीं खाते थे, रासायनिक खाद नहीं खाते थे, हाइब्रिड बीज नहीं खाते थे, शुद्ध घर का अपने हाथों के द्वारा फसल का उत्पादन किया हुआ अनाज को ग्रहण करते थे। लेकिन आज हम उसका विपरीत कर रहे हैं, उसका एकदम उल्टा कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये सब करना, इसका सामना करना पड़ रहा है। कैसे? रासायनिक खाद का उपयोग में संबंधित फसल, कोई भी एक फसल का अगर हम उदाहरण लें तो पोषण मिले, उनका तेजी से विकास हो, इस उद्देश्य से इनका अनेक फसलों पर उपयोग करके तैयार किया गया, जो ऊंची उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे असर करता है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, अगर हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो तुरंत इफेक्ट करता है। आयुर्वेदिक की अगर हम बात करें तो अगर किसी के पेट में गैस हुई है तो उसको अजवाइन खिलाओ, तो अजवाइन पेट के अंदर जाएगी, गलेगी, उसका रस निकलेगा, तब धीरे धीरे असर होगा। लेकिन अगर तुरंत आपको असर चाहिए तो देखो डिस्प्रिन है, बहुत सारे ऐसे इनो है, ऐसे बहुत सारे पाउडर हैं, ये गिलास में मिलाया और पेट के अंदर गया, ढेकाल लिया, गैस सब बाहर। तो दोनों में अंतर है, दोनों का इफेक्ट भी है, दोनों में नुकसान और लाभ भी देखने को, फायदा भी देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, ये जो रासायनिक खाद है प्राकृतिक खाद की तुलना में नुकसान भी है, लेकिन अधिक फसल उत्पादन करने में बहुत सहायक भी है। क्या है? बहुत सहायक भी है। संबंधित फसल को आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास जैसे द्रव तत्व उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? फसल को मिलनी चाहिए, पौधे को मिलनी चाहिए। इसलिए हम यूरिया, पोटास, जिंक, डाई इत्यादि का उपयोग करके, फसल में उपयोग करके फसल की उत्पादकता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। भारत में रासायनिक खाद के तत्व, भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनेक प्रयास भी किए गए हैं। उसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात करके नीचे भाव पे, सब्सिडी के भाव पे, सब्सिडी देकर किसानों को इसे उपलब्ध भी करवाया जाता है, ताकि किसान इसका उपयोग करके फसल का उत्पादन अधिक कर सके। अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की खेती जो है वह वर्षा पर आधारित है, आकाशीय खेती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की मुख्य समस्या, कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या सिंचाई। अगर फसल को नमी नहीं मिलेगी तो फसल का उत्पादन, फसल का ग्रोथ, विकास हो पाएगा नहीं। इसलिए बहुउद्देशीय सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम छोटी सिंचाई योजना विकसित करने के आयोजन में प्राथमिकता दी गई। क्या दी गई? प्राथमिकता मतलब पहल किया गया। और भारत में सिंचाई सुविधाओं का व्याप बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई। क्या शुरू किया गया? सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई। देखो फिर से, भारत में सिंचाई सुविधाओं का व्याप बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र का विकास योजना, आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई। इसके अलावा नाबार्ड को अधूरी सिंचाई अथवा अन्य सुविधा पूरी करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। किसको दे दी गई? नाबार्ड को, कि भारत के अंदर अब जो बचा हुआ है वह सारी सुविधाएं कौन पूरा करेगा? नाबार्ड पूरा। विद्यार्थी मित्रों, सिंचाई का पॉइंट देखा। मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की जो खेती है वह वर्षा पर आधारित। तो जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, प्राचीन समय में या आज के समय में भी रहट, नहर, नदी, तालाब, झरना, कुआं इत्यादि के द्वारा क्या होता था? ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल के द्वारा फसल का उत्पादन किया जाता था, सिंचाई की जाती थी। आज भी इनकी मात्रा बढ़ा दी गई है। लोगों के पास प्राइवेट सुविधाएं बढ़ गए हैं, जिस कारण से आज का जो किसान है, भारतीय किसान है, वह अब आकाशीय खेती पर, बरसात पर आधारित रहता नहीं है। वह अपने स्वैच्छिक साधन के द्वारा जो है सिंचाई कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यंत्रों का उपयोग, चौथा पॉइंट देखेंगे।
वास्तव में देश में इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, टिलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि का आधुनिक यंत्रों की यहाँ पर खोज की गई है। अब आधुनिक यंत्रों के खोज के द्वारा प्राचीन समय में जो सुविधाएं थी, जैसे कि अगर किसी किसान को फसल में दवाई का छिड़काव करना है तो वह क्या करता था, बालू के अंदर, राख के अंदर उस दवा को मिलाकर फिर फसल पर छिड़काव करता था। अब उसमें दो कंडीशन देखने को मिलता है। पहला, अगर हमें जो सरसों का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो सरसों के जो फूल होते हैं उस पर अगर हमें छिड़काव करना है, उस पर अगर कीटक लगते हैं तो हम क्या करेंगे, राख के अंदर उस दवा को मिलाकर छिड़काव करेंगे तो वह जो दवा है, वह जो राख है, वह हल्की मात्रा में होती है और वह फूलों पर ही चिपक जाएगी और जो फूल के ऊपर कीटक बैठते थे और बैठने के कारण अब कीटक नष्ट हो जाया करेंगे। लेकिन अगर वह दवा हमें फसल के जड़ तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दवा जड़ तक लाना पड़ेगा। तो हम बालू के अंदर जो रेती आती है उसके अंदर दवा मिलाएंगे, उसकी मात्रा भारी होती है, वह दानेदार होती है और भारी होने के कारण, दानेदार होने के कारण फसल के ऊपर जब हम छिड़काव करते हैं तो वह पत्तियों के द्वारा सरक कर पौधे के जड़ तक पहुँच जाती है। आज बहुत सारे दवाइयों का छिड़काव करने के लिए यंत्रों का उपयोग हुआ है। फसल का उत्पादन करने के लिए पहले बैल के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा खेती होती थी। मानव अपने हाथों से फसल की कटाई करता था, माथे पे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसल को पहुंचाता था। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, आज यंत्रों की मदद से आपके ही खेत में चाहे जो फसल है उसको यंत्र के द्वारा भूसा एक तरफ, अनाज एक तरफ कर दिया जा रहा है। तो आज का जो समय है आधुनिक समय है, यंत्र का समय है और लोगों के द्वारा यंत्र बनाए गए हैं और उसका भरपूर किसान, भारतीय किसान उपयोग करके देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, अब हम 5वां पॉइंट जंतुनाशक दवाई की चर्चा करेंगे। तैयार फसल को विविध रोगों से, कीटकों से भय होता है। उससे बचाने के लिए विविध रोग और कीटकों के फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है। और जब कीटकों से नाश होगा तो इन दवाइयों का अत्यंत सावधानी पूर्वक हमें उपयोग भी करना है। अगर हम फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो हमारे माथे, मुंह पे मास्क, रुमाल या कुछ ऐसा गमछा जैसा बंधा हुआ होना चाहिए। अगर आँख से बचाव करना है तो वाइट कलर का चश्मा लगा लो ताकि हमारे आँखों में, हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर में जंतुनाशक दवाइयाँ ना पहुँचे, क्योंकि अगर शरीर के अंदर पहुँचती है तो है तो जहर ही, क्योंकि हम कीटाणुओं को मारने के लिए उस दवाई का उपयोग कर रहे हैं और वह हमारे शरीर के अंदर जाएगा। बस सीधी सी बात है कि चूहा मारने वाली जो दवाई है तो खाली चूहे थोड़ी मरेगा, समझ रहे, मैं क्यों बोलूं, ठीक। तो जहर तो जहर ही होता है। तो इसलिए विद्यार्थी मित्रों, कोई भी चीज़, कोई भी दवाई का छिड़काव करने से पहले अपनी सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है। अब 6ठा पॉइंट है भूमि परीक्षण। भूमि परीक्षण विद्यार्थी मित्रों, अभी शुरुआत में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अब फिर मैं बताऊंगा कि भूमि परीक्षण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के पूर्व, खेती करने से पहले भूमि का क्या करना चाहिए, परीक्षण। जैसे कि आज के समय में, आधुनिक समय में डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर मरीज का ब्लड टेस्ट करवाता है। ब्लड के अंदर कौन से प्रकार का बुखार निकलता है, कितनी मात्रा में निकलता है, शरीर के अंदर क्या कमी है, उसके आधार पर वह डॉक्टर उस मरीज को दवाई देता है और तब उसे जल्दी से जल्दी आराम हो जाता है। इसी तरीके से आज के आधुनिक समय में जो किसान है वह भूमि परीक्षण के लिए जिस खेत के अंदर फसल का उत्पादन करना चाहते हैं उस खेत की मिट्टी को क्या करते हैं, पैथोलॉजी में, लेबोरेटरी में जमीन का जो परीक्षण करती हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसका परीक्षण होता है। तो वह डॉक्टर, वहाँ का कृषि विभाग का डॉक्टर जो है वह बताता है कि इस जमीन के अंदर इस फसल का उत्पादन करने के लिए कितनी मात्रा में नमी, कितना खाद, कितना पानी, क्या क्या इसका उपयोग हो सकता है, तब यह अच्छी प्रकार की फसल का उत्पादन होगा। तो विद्यार्थी मित्रों,
फसल लेने से पूर्व उपयोगी तत्वों की कमी को दूर करके सानुकूल वातावरण का सर्जन किया जा सके और इस प्रयत्नों से जमीन की ऊंची उत्पादकता देने में कार्यक्षम सिद्ध होते हैं।